हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 न्यूक्लियाई क्लास 12 जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग पार्ट 4 पे आके पहुंचे हैं और आज के पार्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। ओके, बाइंडिंग एनर्जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टर्म यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है और ये मास डिफेक्ट क्या होता है। ओके, सो हम लोग जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है ये मास डिफेक्ट। सपोज न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पकड़ लेते हैं हम लोग। ओके, ये सपोज एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर सपोज यहाँ पे एक दो तीन तीन प्रोटॉन यहाँ पे है। ओके, तीन क्या है? तीन प्रोटॉन। और यहाँ पे सपोज एक दो तीन चार चार न्यूट्रॉन है। क्या है? 4 न्यूट्रॉन। सो टोटल मास नंबर कितना बन जाएगा? ए इज इक्वल टू 7। ओके फाइन। जो कोई भी न्यूक्लियस हो उसके बारे में हम लोग नहीं जाते हैं यहाँ पे। सो हम लोग को क्या मिला? एक दो तीन, तीन प्रोटॉन है और चार न्यूट्रॉन है। ओके फाइन। अभी इसका सपोज टोटल जो मास है, सपोज इट इज mn। ठीक है, ये टोटल किसका मास? मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट? मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस का मास mn है। फाइन। अभी हम लोग सपोज इसी को हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ेंगे यानी कि जो न्यूक्लियंस है, कितना न्यूक्लियंस है? 7 न्यूक्लियंस। 7 न्यूक्लियंस को अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक दो तीन, तीन प्रोटॉन है, राइट। और यहाँ पे क्या है? एक दो तीन चार, चार क्या है? न्यूट्रॉन है। फाइन। अभी अगर हम लोग यहाँ पे कितना पार्टिकल्स है? 7 पार्टिकल्स। 7 पार्टिकल्स का मास अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मास अगर m आता है, ठीक है, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल m आता है, यानी कि इसी को, यानी कि यहाँ पे अच्छी तरीके से हम समझिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस था। इसी को हमने क्या किया? इसको तोड़ के 7 पार्टिकल्स में डिवाइड किया। अभी सभी का मास कितना निकला है? इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास, चारों का और तीनों का मास मिला के कितना आ रहा है? m। दैट मीन्स एक साथ रहने से यहाँ पे mn और अलग अलग करने से m, यानी कि इसका जो टोटल मास है वो सेम नहीं आ रहा है। एक साथ रहने से न्यूक्लियस में जितना मास आ रहा है mn, और यहाँ पे अलग करके मास m आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, मास का डिफरेंस। सो मास डिफेक्ट इज एक्चुअली द डिफरेंस, ध्यान से देखना, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ किसका? न्यूक्लियस एंड द constituent particle, constituent particles of that nucleus is called mass defect। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा m से रिप्रेजेंट करेंगे। सो मास डिफेक्ट क्या है? जो डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? m माइनस mn, है कि नहीं? इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डेल्टा m, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। अब बात यह आता है कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों आता है? यहाँ पे तो 7 पार्टिकल है, सातों को अलग अलग करके हम लोग अगर मास निकालते हैं तो एक मास निकल के आता है, और एक साथ करके अगर हम लोग इसका मास निकालते हैं तो इसका न्यूक्लियस का मास अलग होता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो मास है ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग करके मास जो है वो
थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? डेल्टा एम ज़्यादा है। अब बात यह आता है कि ये क्यों ज़्यादा आता है कि नहीं? क्यों का आंसर किसने दिया? आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन जो कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या बोला था? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यही बोला था ना आइंस्टाइन ने। इसका मीनिंग ये है, अगर तुम्हारे पास डेल्टा एम मास है, डेल्टा एम मास कहाँ पे है? वो जो डिफरेंस है, ठीक है, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हम लोग बोलेंगे क्या? बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे जो मास का डिफरेंस आया इस जगह पे, ठीक है, मास का जो डिफरेंस आया, उस मास का डिफरेंस का जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि डेल्टा एम इज मेन थिंग। अब देखो, समझो इस बात को। यहाँ पे न्यूक्लियस था, जहाँ पे एक दो तीन, सपोज डिफरेंट कलर लेते हैं, चार, टोटल ये एक न्यूक्लियस बन के रह गया यहाँ पे, है कि नहीं? ये एक टोटल न्यूक्लियस जिसका मास हम लोगों ने एम एन पकड़ा था, न्यूक्लियस का मास। अभी देखो, इसको अलग अलग करने से क्या होता है? ये अलग, और यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, इसका मास निकल के आता है क्या? एम। और ये एम बड़ा है, दिस इज ग्रेटर, और ये छोटा है, मास ऑफ न्यूक्लियस छोटा है। अभी बात को समझो, क्यों होता है ये? इसका मास ज्यादा कैसे होता है? इसका मीनिंग ये है, जब हम लोग इसको तोड़ते हैं ना, इसको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है ना, कुछ एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग एनर्जी देना पड़ता है, वो एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी उसको देना पड़ता है। ठीक है, जितना भी उस न्यूक्लियस का एनर्जी है उतना बाइंडिंग एनर्जी उसको देना पड़ता है। अभी जितना बाइंडिंग एनर्जी देते हैं, वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट होता है मास में, डेल्टा एम अमाउंट। समझ में आ रहा है? बाय फॉर्मूला E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है क्या? एनर्जी मास में। तो देखो, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मास में। ये फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला। अभी समझ में आया कि ये पार्ट कहाँ पे आया? तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन ताकि समझ में आए। द मिनिमम एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस into its constituent particles called binding energy। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो अभी समझ में आया बाइंडिंग एनर्जी क्या है? यानी कि जितना एनर्जी हम लोगों को चाहिए इसको तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए? ये न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। अभी जितना बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसका जो इक्विवेलेंट मास है, क्या नाम देंगे? मास डिफेक्ट अमाउंट। वो मास उसमें कन्वर्ट होके इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट जो न्यूक्लियस है उसमें चला जाता है। समझ में आ गया? बाय फेमस इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बस वेरी सिंपल है। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों रिलेटेड है। ठीक है, सो हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे आइंस्टाइन के इक्वेशन वो लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, अल्टीमेट फॉर्म, यानी कि बीई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोग को? वेरी सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक टर्म आता है, वो है पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन इज अ रेशियो एक्चुअली, ठीक है। ये एक्चुअली रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के साथ रिलेशन है इसका, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन इज क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर। मास नंबर से अगर हम लोग मास डिफेक्ट को डिवाइड करेंगे वो निकल कर आता है पैकिंग फ्रैक्शन, ओके। इसका कुछ वैल्यूज है। अगर ए लेस देन 20 रहता है तो उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। उसका जो वैल्यू रहता है वो पॉजिटिव। और ए नहीं, 20 से ए ग्रेटर देन 20 लेस देन 180, पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। फिर से ए ग्रेटर देन 180, इसका वैल्यू निकल जाता है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स दीज आर अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है इन दोनों में? इन दोनों केस में अनस्टेबिलिटी, ठीक है। ये थोड़ा स्टेबल है, वो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कार्व एक है उसके, उससे हम लोग पता लगाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। मेनली मेन पार्ट क्या था कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो मास डिफेक्ट हम लोग को समझ में आया, बाइंडिंग एनर्जी समझ में आया, ठीक है। दिस टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एग्जाम में, और ये अगर समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द अल्टीमेट पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा। एंड अगर आप लोग को कोई डाउट या फिर कुछ रहता है इस टॉपिक के बारे में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।